तो कहाँ पे चर्चा चल रही थी अपनी? राजस्थान के भौतिक प्रदेश है। अरे बेटा आवाज नहीं आ रही है। कहाँ पे चर्चा चल रही थी? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात चल रही थी। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इसमें से अपना एक नंबर भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लिया था ना। और पहले भौतिक प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम रूसलीय प्रदेश। और अपना उत्तर पश्चिम रूसलीय प्रदेश जो था वो कौन से किस क्षेत्र में फैला हुआ? अपने राजस्थान के उत्तर पश्चिम साइड में फैला हुआ है। तो किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस महासागर का अवशेष माना जाता है। बात हो गई थी ना अपनी। उसके बाद में हमने देखा था कि उत्तर पश्चिम रूसलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के कुल कितने % भूभाग पर फैला हुआ है? तो कितने पे फैला था? 61 पे। और इसमें राजस्थान की कुल कितने % जनसंख्या निवास करती है? 40। कितनी करती है? 40। उसके बाद में कितने जिलों में विस्तृत था? 12। कितने जिलों में? 12। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम रूसलीय प्रदेश जो है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। और 2 भागों में जब बांटती है तो इसका एक भाग बन जाता है कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश। और दूसरा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश को फिर अपने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक भाग बना था आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा बना था बालुका स्तूप रहित प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो था उसके अंदर मैंने आपको बालुका स्तूपों की अलग अलग आकृतियां बताई थी। तो सबसे पहले मैंने बताया था पैराबोलिक बालुका स्तूप। कौन सा बताया था? पैराबोलिक। और पैराबोलिक बालुका स्तूप कौन सा होता है? ऐसा बालुका स्तूप जिसकी आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। कौन सा बालुका स्तूप होता है? पैराबोलिक बालुका स्तूप। दूसरा बताया था मैंने अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कौन सा होता है? समकोण की आकृति पे बनने वाला बालुका स्तूप होता है वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तीसरा कौन सा होता था? अनुदैर्ध्य रेखा, हवा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। और अगला कौन सा बताया था? बरखान अर्धचंद्राकार यानी कि आधे चांद के समान बनने वाले बालुका स्तूप कौन से होते हैं? बरखान बालुका स्तूप। फिर कौन सा बताया था? अवरुद्ध यानी कि किसी चीज के सहारे पर बनने वाले बालुका स्तूप। फिर बताया था शीफ बालुका स्तूप। शीफ कौन सा होता है? जिन बालुका स्तूपों का शक्तिशाली कौनें निर्माण करती है कौन से बालुका स्तूप होते हैं? शीफ बालुका स्तूप होते हैं। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। ठीक है बेटा, तो आज अपना हेडिंग लगाइए अगला भौतिक प्रदेश। 2 नंबर जो भौतिक प्रदेश आता है उसका नाम है अपना मध्य अरावली। कौन सी अरावली है? मध्य अरावली। लगाओ हेडिंग मध्य अरावली। मध्य अरावली लगा दिया हेडिंग? लगा दिया क्या? सर ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा मध्य अरावली की रूपरेखा देखते हैं कि मध्य अरावली की रूपरेखा कैसे बनती है अपनी। तो ध्यान दो, मध्य अरावली का अपना राजस्थान के अंदर चित्र देखते तो इस तरीके का बनता है। ठीक है। अब देखिए कि जब मैंने आपको इसकी उत्पत्ति पढ़ाई थी तो मध्य अरावली में किसका अवशेष बताया था? गोंडवाना लेक का अवशेष बताया था। किसका अवशेष बताया था? गोंडवाना लेक का अवशेष बताया था। अब देखिए कि इसकी उत्पत्ति अपनी गोंडवाना लेक से होती है, लेकिन इसकी स्थिति कैसे बनती है? इसकी राजस्थान में स्थिति कैसे बनती है? तो देखिए यहाँ पे अपनी स्टेट लगती है जिसका नाम है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और यहाँ पे अपना सागर लगता है जिसका नाम है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। यानी कि अरावली बेटा, अरावली जो है, अरावली की जो जड़ें अगर हमसे पूछी जाए ना इस तरीके से अरावली की जड़ें, तो अरावली की जड़ें कौन से सागर में स्थित है? आपकी अरब सागर में। अरावली की जड़ें पूछी जाती है कि अरावली पर्वतमाला की जो जड़ है वो कौन से सागर में है? तो कौन से सागर में बताओगे? अरब सागर में। और अरावली पर्वतमाला अवशेष पूछे तो किसका बताओगे? गोंडवाना लेक का। अभी देखिए कि एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया अपना कि अरावली पर्वतमाला का उद्भव कहां से माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला के उद्भव की मैं बात करूं ना तो अरावली का उद्भव होता है आपका अरब सागर से। कौन से सागर से होता है? अरब सागर से। और अरब सागर में आपका एक द्वीप आता है बेटा जिसका नाम है आपका मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के कौन से द्वीप से होता है? तो आपका मिनिकॉय द्वीप से। देखिए पूरी कहानी आपको बता देता हूं मैं कि अरावली पर्वतमाला का अगर आपसे पूछा जाए उद्भव कि अरावली पर्वतमाला का उद्भव कौन से सागर से होता है तो सागर बताना आपको अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। फिर आपसे पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला का उद्भव कौन से द्वीप से होता है तो द्वीप कौन सा बताओगे? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अंदर फिर एक छोटा द्वीप और पूछ लिया जाता है जिसका नाम आपका
समझ लोगे इस बात को? ठीक है, अगला पॉइंट देखो बेटा कि अरावली पर्वतमाला है वो चलना कहां से प्रारंभ करती है? अरावली पर्वतमाला प्रारंभ तो यहां से होती है अरावली पर्वतमाला प्रारंभ, और ये जो स्थान है ना इस स्थान का नाम बन जाता है पालनपुर गुजरात। कौन सा स्थान है? पालनपुर गुजरात। यानी कि अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से क्या होती है? प्रारंभ होती है। आई बात समझ में? अब देखिए पालनपुर गुजरात से चलती है और राजस्थान से बाहर निकलकर दिल्ली तक जाती है। कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा देखो ध्यान से, अरावली पर्वतमाला प्रारंभ कहां से होती है? स्थान पूछे तो पालनपुर गुजरात बताना है। कौन सा बताना है? पालनपुर गुजरात। और जाती कहां तक है? रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक। कहां तक जाती है? रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। समझ में आई ना बात? अब देखो कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई, तो अरावली की कुल लंबाई बतानी है आपको 692 किलोमीटर। कितनी बतानी है? 692 किलोमीटर। ध्यान दो, अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से चलती है और जाती कहां तक है? रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। और अरावली की कुल लंबाई वो कितनी बन जाती है? 692 किलोमीटर। कितनी बन जाती है? 692। उसके बाद में देखो कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश, तो अरावली का अगर हमसे राजस्थान में प्रवेश पूछे ना तो आपको बताना है सिरोही जिले का खेड़बरमा। सिरोही जिले के खेड़बरमा नामक स्थान से प्रवेश करती है। सिरोही जिले के कौन से स्थान से? खेड़बरमा नामक स्थान से अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। समझ लोगे? उसके बाद में देखो कि राजस्थान में प्रवेश हो गया खेड़बरमा सिरोही से, और इसका राजस्थान में अंतिम पॉइंट पूछा जाता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? आपका झुंझुनू में। और झुंझुनू का स्थान कौन सा आ जाता है? खेतड़ी सिंगाना। कौन सा सिंगाना है? खेतड़ी सिंगाना। तो बताओ अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान में प्रवेश कहां से किया था? खेड़बरमा सिरोही से। और गई कहां तक है? खेड़बरमा सिरोही से लेकर खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक गई है। गई है या नहीं गई है? अब ध्यान दो कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई पूछे, राजस्थान में अरावली की लंबाई पूछे तो कितनी बताएंगे? राजस्थान में अरावली की लंबाई तो बतानी है 550 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 550 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 550 किलोमीटर। जो कुल अरावली का कितना भाग आता है? 80% भाग आता है। कितना आता है? 80%। बात समझ में आ रही है? तो बताइए अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550। अरावली का उद्भव कौन से सागर से होता है? अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मेनिका द्वीप से किसका उद्भव होता है? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला प्रारंभ कहां से होती है? खेड़बरमा सिरोही से, और जाती कहां तक है? रायसीन पहाड़ी खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक। और राजस्थान में बाहर से पूछे तो पालनपुर गुजरात से चल के दिल्ली तक जाती है रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आई है क्या बात? और अरावली पर्वतमाला है वो किसका अवशेष माना जाता है? किसका? बता दोगे? ठीक है। अब देखिए आगे कि जैसे अपने भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिम रूसीय प्रदेश को बांटा था, कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। उसी तरीके से ध्यान दो बेटा कि अपनी जो अरावली पर्वतमाला है ना, इस अरावली पर्वतमाला को बांटा जाता है आपका 3 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। ये वाला जो भाग बन रहा है ना अरावली का, इस वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली कहा जाता है? दक्षिणी अरावली। ये वाला जो भाग बन रहा है इसको कहेंगे मध्य अरावली। कौन सी अरावली? मध्य अरावली। और ये वाला भाग बन जाता है उत्तरी अरावली। तो ध्यान दो अरावली पर्वतमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। अब देखो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो वो बता दोगे गुरु शिखर। कौन सी बता दोगे? गुरु शिखर। तो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और इसकी ऊंचाई पूछे तो आप कितनी बता दोगे? 1722 मीटर। कितनी बता दोगे? 1722 मीटर बता दोगे ना।
देखिए अरावली पर्वतमाला को मैंने चोटियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला भाग लिया मैंने दक्षिण अरावली, दूसरा लिया है मध्य अरावली, तीसरा लिया है उत्तरी अरावली। अब आपसे पूछेगा कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी बताओगे? गुरु शिखर। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। कितनी है? 1722। फिर पूछेगा आपसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी बताएंगे? वो बताएंगे मोरमजी। कौन सी बताएंगे? मोरमजी। और मोरमजी कहाँ पर? आपकी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी ऊंचाई पूछे तो कितनी बता देंगे? 933.85 मीटर, यानी कि लगभग 934 के आसपास इसकी लंबाई ऊंचाई बता देंगे। आई बात समझ में? फिर अगला पॉइंट आता है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे ना तो वो बतानी है रघुनाथगढ़। कौन सी बतानी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर? आपका सीकर में। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछे तो बतानी है 1055 मीटर। कितने बताओगे? 1055 मीटर। अरे समझ लोगे ना इन बातों को? सबसे पहले ध्यान दो, अरावली पर्वतमाला को अपने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। सबसे पहला भाग कौन सा लिया मैंने? दक्षिण अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 1722। उसके बाद में मध्य अरावली चोटी कौन सी है? मोरमजी। ऊंचाई कितनी बताओगे? 933.85। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर रघुनाथगढ़। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सीकर में। ऊंचाई कितनी बताओगे? 1055 मीटर। अरे समझ लोगे ना? ठीक है जी। बेटा दो। यस सर। अब ध्यान दो, एक ट्यूशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली वाले सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी बताओगे? गुरु शिखर। कौन सी बताएंगे? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे ना तो भी कौन सी बता देंगे? गुरु शिखर। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी कौन सी बता देंगे? गुरु शिखर। पकड़ लोगे इस बात से? ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु तो भी कौन सा बताना है? गुरु शिखर। देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु पूछे तो भी कौन सा बताओगे? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भी कौन सा बताओगे? गुरु शिखर। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट देखो, अरावली का सबसे नीचा बिंदु, अरावली का सबसे नीचा बिंदु तो कौन सा बताओगे? पुष्कर। अरावली का सबसे नीचा बिंदु पूछे तो कौन सा बताओगे? पुष्कर। कौन सा बताओगे? पुष्कर। फिर आपसे पूछेगा राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु, तो राजस्थान का अगर सबसे नीचा बिंदु पूछा जाए तो वो बता देंगे अपने सांभर। इस प्रैक्टिस को एक बार और देखो। प्रश्न पूछे आपसे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी बताएंगे? गुरु शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु पूछे तो कौन सा बताएंगे? गुरु शिखर। अरावली का सबसे नीचा बिंदु पूछे तो कौन सा बताएंगे? पुष्कर। और राजस्थान का सबसे नीचा बिंदु पूछे तो कौन सा बताएंगे? सांभर। कौन सा बताएंगे? सांभर। बता देंगे ना? ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट अपना और बन रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो कहां से लेके कहां तक है? अरावली का जो विस्तार है वो कहां से लेके कहां तक है? अरावली का विस्तार। तो सबसे पहले देखिए अरावली है जो राजस्थान के कुल कितने % भूभाग पर फैली है? तो आपकी 9% भूभाग पर फैली हुई है। कितने पर? 9%। और 9% भूभाग पर अपने राजस्थान के कुल कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो आपकी 10%। कितने निवास करती है? 10%। अरे याद रख लोगे ना? यस सर। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि राजस्थान के कितने जिलों में फैली है? तो कितने जिलों में? 13 जिलों में।
कितने जिलों में फैली है? 13। फिर आपसे पूछेगा कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में वर्षा का लेवल क्या है? तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है आपकी 50 से 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में वर्षा होती है। उसके बाद में आपसे पूछेगा इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? तो कंकरीली, भूरी, मृदा, कंकरीली भूरी मिट्टी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए वर्षा अपने पास में आ गई, मिट्टी अपने पास में आ गई, तो इस क्षेत्र की आपसे पूछेगा जलवायु कि मध्य अरावली क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो उप आर्द्र जलवायु आती है। कैसी जलवायु आती है? उप आर्द्र जलवायु आती है इस क्षेत्र की। कैसी जलवायु आती है? उप आर्द्र। क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, जिलों की संख्या 13, वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, मिट्टी कंकरीली भूरी मिट्टी, और जलवायु इस क्षेत्र की कैसी आपकी? उप आर्द्र जलवायु है। आगे बात समझ में। अब देखिए कि अरावली पर्वतमाला में एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरावली का शाब्दिक अर्थ, तो अरावली का शाब्दिक अर्थ बन जाता है अपना चोटियों की श्रृंखला। अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या बन जाता है आपका? चोटियों की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला बन जाती है? चोटियों की श्रृंखला। किसकी श्रृंखला? चोटियों की श्रृंखला। ठीक है। अब देखिए अरावली में अगला पॉइंट्स कि अरावली की आकृति बहुत बार पूछ ली जाती है कि अरावली की आकृति कैसी है? तो आकृति इसकी है तानकपुरे के समान। इसकी जो आकृति है वो किसके समान है? तानकपुरे के समान है। किसके समान है? तानकपुरे। ठीक है। अब एक देखो कि अरावली का जनक किसे कहा जाता है? अरावली का जनक, तो अरावली का जनक कहा जाता है अरब सागर को। कौन से सागर को? अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अरावली विश्व की सभी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। विश्व की सभी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सभी प्राचीनतम श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। और अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है, यानी कि इसमें क्या मिलेंगे आपको? विभिन्न प्रकार के मोड़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मोड़। ये अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है और इसमें आपके क्या मिलेंगे? विभिन्न प्रकार के मोड़ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है क्या? यस सर। ठीक है, तो बाकी पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।